तो जैसे कि ना स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे, है ना, जो प्रकाश होता है, प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है ना, लाइट की तरंगदैर्घ्य क्या होती है ना, इनके बारे में पढ़ रहे थे। तरंगे दो प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे बताया था मैंने। ठीक है, अब आगे चलते हैं, है ना। इसमें मैंने लिख रखा है कि वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य। अब तरंगदैर्घ्य क्या होता है, मैंने अगली क्लास में भी आपको समझाया था कि भाई तरंगदैर्घ्य क्या होता है। अब एक बार और अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। ठीक है, किसी तरंग का एक कण, ठीक है, आराम से पढ़ना। किसी तरंग का कौन सा कण, एक कण, चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी, है ना, कितनी दूरी, इतनी दूरी, ये यहां से लगाकर यहां तक की, ठीक है, जितनी दूरी तय करने करता है, या तो तय करता है या उसमें जो समय लगता है, हाँ, तय करता है, ये इसका तरंगदैर्घ्य कहलाता है। ठीक है, ये किरण यहाँ से यहाँ तक चली, ठीक है, इसके आगे भी जा रही है, पर यहाँ से यहाँ तक चली तो इसने इसका तरंगदैर्घ्य निकाल दिया, मतलब इसका तरंगदैर्घ्य कहलाता है। ठीक है, किसी तरंग का एक कण जो चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है, ये तरंगदैर्घ्य कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। किसमें होता है, निर्वात का मतलब क्या होता है, जहां पर वायु की उपस्थिति नहीं हो, वायु की उपस्थिति भी हो तो पर कम हो, थोड़ी कम मात्रा में। ठीक है, वायु में भी ऐसे प्रकाश का संचरण होगा, पर सबसे अच्छा निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब है ऐसा स्थान जहां पर वायु न हो। ठीक है, प्रकाश का रंग इसकी वेवलेंथ से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है, इसकी वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। प्रकाश की चाल, अब अपन देखते हैं प्रकाश की चाल क्या होती है, कि भिन्न भिन्न माध्यमों में, माध्यम कैसा, कि जैसे ये यहां से यहां तक किरण चली तो ये क्या हो गया, इसका माध्यम हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा कि सूर्य की किरणें, वो मैंने पौधा का डायग्राम समझाया था, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है, तो सूर्य से और पृथ्वी तक का जो वह बीच का स्थान है, वह क्या है, वो तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, उसमें किरण संचरण कर रही है, तो संचरण कर रही है तो वह जो स्थान है वो क्या होगा, माध्यम हो गया। ठीक है, प्रकाश की चाल, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जैसे कि जल में प्रकाश की चाल अलग होगी, है ना, कांच में अलग होगी, है ना। अब ठोस में प्रकाश की चाल होती है, नहीं होती ना। ठीक है, ठोस को थोड़ी पार कर सकती है, हालांकि जैसे कि ठोस कोई कांच वगैरह हो तो उस पर आप बॉक्स डालोगे तो तरंग उससे टकरा कर वापस आएगी। ठीक, वह उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि वायु में तथा निर्वात में सर्वाधिक होती है। किसमें, प्रकाश की चाल किसमें होगी सबसे ज्यादा, या तो वायु में होगी या निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चाल माध्यम के अपवर्तनांक क्या हो, क्या है यहाँ पर, जो आपकी प्रकाश की चाल है वो माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है ना। जिस माध्यम में जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतनी ज्यादा कम चाल। ठीक है, अब आगे चलते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी कम होती है। अब माध्यम कौन कौन से, है ना, एक तो माध्यम है निर्वात, है ना। ठीक है, यहाँ से कोई ये बैटरी है, इसका पॉक्स पड़ रहा है। अब निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ ठीक है, आगे चलते हैं, पानी में 2.52 अरे 52 क्या 22 2.22 10⁻m/s, है ना। 2.25 × 10⁸ होती है। किसमें, पानी में होती है। कांच में 2.10⁻⁰ ठीक है, तो कांच में सबसे कम हो रही है ना, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, अपवर्तनांक ज्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है, इसका तो बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तरीके से अपवर्तनांक इसका बहुत कम होगा, ज्यादा नहीं, बहुत ही कम होगा। क्योंकि बहुत कम होगा तब तो उसकी चाल ज्यादा होगी, और इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी ज्यादा है, 3 × 10⁸ m/s। और पृथ्वी पर, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश
आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है, 8 मिनट लगभग। तो वह जो सूर्य से जो किरण आती है वो इतनी रफ्तार से आते 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर गति करती है। ठीक है, हमने प्रकाश की चाल देख ली, माध्यम देख ली कि माध्यम में कौन से माध्यम में प्रकाश की जो प्रकाश किरण है वो कितनी तेज गति से संचरण करती है। ठीक है, इसको याद रखना, जो आपका तरंगदैर्घ्य है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है इसकी परिभाषा? किसी तरंग का एक कण, है ना, यही है क्या? नहीं, हाँ हाँ यही है। किसी तरंग का एक कण चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय होती है ना। कोई तरंग है जिसका एक कण है, आपको पता है तरंगों को कण भी बोल सकते हैं, है ना। तो एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करती है वो उसका तरंगदैर्घ्य कहलाता है। जैसे कि ये किरण मान लो यहाँ से यहाँ चल रही है, लड़की नहीं है, इस किरण है, ठीक है, इसका नाम तरंग है। ठीक है, ये किरण तरंगदैर्घ्य, तरंग तरंग किरण होगी साहब। अभी यहाँ से चली, अब यहाँ तक ये इतनी दूरी तय की इसने, है ना, मान लो 2 किलोमीटर चली, तो इसका कितना हो गया? ये क्या होगा? इसका तरंगदैर्घ्य होगा, है ना। पर इसे मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। ठीक है ना। इसकी चाल इतनी तेज होती है कि इसे मीटर प्रति सेकंड में मापना पड़ता है। ठीक है, जो आपने देखा होगा ट्रैफिक की लाइटें होती है, लाल, पीली, हरी, है ना, ये क्या करती है? ये भी तो आपको एक तरीके से तरंगों के माध्यम से ही बताया जा रहा है कि भाई रेड लाइट आने पर आपको रुकना है, ठीक है, हरा लाइट होने पर आपको निकल जाना है, और पीला लाइट होने पर इंतजार करना है, देखना कि साधन आ रहे हैं नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये प्रकार, इस प्रकार के से आपको ट्रैफिक के रूल्स वगैरह के बारे में भी जानकारी मिलती है ना। प्रकाश के माध्यम से ही हम बहुत सारी चीजों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, संकेतों को समझ पाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हम लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, हाँ, प्रकाश क्या होता है हमने जान लिया था, परावर्तन के नियम देखते हैं। ठीक है, लाइट का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, जो कोई भी किरण मान लो या फिर लाइट, है ना, ये किरण आपतित हो रही है यहाँ से, एक कोई बैटरी है, इसके माध्यम से यहाँ पर ये किरण यहाँ पे जा रही है, यहाँ से टकराकर ये इधर जा रही है, ये इसका क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। यहाँ पर लिख रखा है मैंने कि जो प्रकाश है वो किसी सतह से, है ना, कोई भी सतह उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम है, जो आपतन कोण, है ना, और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये आपतन कोण बन रहा, और ये रिफ्लेक्शन एंगल मतलब परावर्तन कोण होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी फोक्स पड़ रहा है, यहाँ से वो किसी भी चीज से टकराकर दूसरी तरफ चला जाता है ना, वो क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है लगभग। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आपको पता है कि जो प्रकाश है एक माध्यम से, जैसे कि सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह एक तरीके से उसमें क्या होता है? उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। दिशा में कैसे परिवर्तन होगा? ये किरण यहाँ से निकल रही है और इधर जा रही है, तो यहाँ तो ये आपतन कोण बन रहा था, फिर इसके पश्चात क्या हुआ? यहाँ पर परावर्तन कोण बन गया, है ना, उसका रिफ्लेक्शन हो गया, प्रकाश एक सतह से टकराकर दूसरी ओर चला गया। ठीक है, तो उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है ना। इस घटना को रिफ्लेक्शन लाइट कहते हैं, है ना, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने परावर्तन के नियमों के बारे में जान लिया था, अब आगे चलते हैं अपन प्रकाश के अपवर्तन, है ना। तो प्रकाश का अपवर्तनांक, अपवर्तन होता क्या है, कैसे होता है? जब एक प्रकाश किरण या कोई प्रकाश, है ना, एक से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण है, जैसे कि सूर्य की किरण ही मान लीजिए आप, है ना, तो एक माध्यम से क्या है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब कैसे? जो यहाँ पे ये एक किरण आ रही है, ठीक है ना, ये पानी का गिलास है,
तो ये नॉर्मल है ना। तो यहाँ से ये अभिलंब की ओर झुक गई है ना, एक तरीके से ये आ गई ना, है ना। तो इसने दूसरे माध्यम में प्रवेश की। ये पहले कहाँ थी, ये एयर है ना, हवा में थी। हवा से इसने ये गिलास से कोई पानी का इसने जल में प्रवेश किया, तो इसके इस जो किरण की दिशा थी उसमें परिवर्तन हो गया। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में जब कोई, है ना, जब कोई प्रकाश किरण सरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। अब इसका मतलब क्या है, सरल माध्यम से सघन माध्यम में, जैसे कि हवा से पानी में प्रवेश करना, जैसे कि हमने आगे देखा था ना, हवा से पानी में प्रवेश करना, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब सेकंड केस में देखिए, जो आपका पहला केस था ना, उसमें भी दिशा परिवर्तन हुआ था किरण की। अब इसमें क्या है, वो उसमें नॉर्मल था, उसमें अभिलंब नहीं डला हुआ था एक तरीके से देखिए तो, है ना, मैंने बोल दिया तो अभिलंब, पर अभिलंब यहाँ पे डला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कोई आपतित किरण आ रही है ना, आपतित किरण यहाँ पे। ठीक है, अब ये भी यहाँ पर क्या है, पानी का गिलास है साहब। अब हवा से किरण कहाँ पर आ रही है, ये किरण आ रही है सघन माध्यम से सरल माध्यम से सघन माध्यम में। अब सघन माध्यम क्या है, ये पानी भरा हुआ है तो ये सघन माध्यम हो गया। ठीक है, ये हवा से पानी में प्रवेश करते इसने क्या कर दिया, है ना, यह रिफ्लेक्टेड रे में परिवर्तित हो गई, परावर्तित हो गई एक तरीके, अपने माध्यम से अपनी दिशा से भटक गई, इसने अपनी दिशा में चेंज कर लिया। और ये क्या किया इसने, ये अभिलंब की ओर झुक गई, है ना। तो रिफ्लेक्शन एंगल, है ना, तो इसने कोण का निर्माण भी कर लिया। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण सरल माध्यम से सघन माध्यम में, जैसे कि हवा पानी में प्रवेश करती है, तो उसके अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगला केस देखते हैं कि परावर्तन में अगला केस क्या होता है, कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सघन माध्यम से, पहले तो अपन क्या गए, विरल सरल माध्यम से सघन माध्यम में चल रहे थे। जैसे कि यहाँ हवा से पानी में जा रही थी, तो यहाँ क्या होगा, पानी से हवा में जाएगी अब किरण। ठीक है, इसका डायग्राम भी मैं आगे समझाऊंगा आपको, है ना। विरल माध्यम में चली जाती है तो पानी से हवा में जाती है, तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे उसमें अब यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, तो इसमें क्या है ना, ये अभिलंब हो गया, है ना। अब कहाँ से आ रही है किरण, पानी से आ रही है ना, तो ये क्या है, ये दूर हट जाएगी। जैसे कि ये तो अभिलंब के पास आ रही थी, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे चली जाएगी एक तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, ये अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इससे आपने देखा होगा कि जो पानी का गिलास है उसमें अपन पेंसिल डिबो के देखते हैं, तो आपको पेंसिल नजर टेढ़ी नजर आने लगती है। ये सब क्या है, अपवर्तन के पश्चात होने वाली घटनाएं ये तो है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं, ठीक है ना। पहले अपन वो देख लेते हैं। बताया था कि जब पानी से हवा में आई ये किरण तो क्या होगा। ठीक है, ये किरण क्या होती है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है ना, दिख रही है आपको, यहाँ से आ रही है यहाँ तक हट गई, है ना। ये अभिलंब है, पहले तो अभी अभिलंब की तरफ झुक रही थी, है ना। तो ये क्या है, ये भी अपवर्तन हो रहा है। अब अपवर्तन से होने वाली घटनाएं कौन कौन सी, अपवर्तन के पश्चात जो घटनाएं होती है ना, कहाँ कहाँ पर होती है। ठीक है, जैसे कि आपने पानी में डूबी हुई पेंसिल को देखा होगा, वो कैसी दिखाई देती है, वो आपको टेढ़ी दिखाई देती। ठीक है, ये पेंसिल है, ये आपको कैसी दिख रही है, एक तरीके से टेढ़ी दिख रही है। क्यों दिख रही है, ये अपवर्तन के पश्चात दिख रही है ना। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, जब आप आकाश में देखते हो तो तारे कैसे होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। वो किस कारण से होते हैं, अपवर्तन के कारण से होते हैं, है ना। तो अब आगे चलते हैं। सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक सूर्यास्त का दिखाई देना, कुछ समय बाद का तक दिखाई देना। कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना, ये भी किसका उदाहरण है, अपवर्तन का, है ना। अपवर्तन होने के पश्चात ये सारी घटनाएं होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन, है ना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टॉपिक डाल लीजिए।
तो अपन अब जानेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। जो क्रांतिक कोण है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं भाई क्रांतिक कोण क्या होता है। आपतन कोण का ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। मैंने समझाया था ये यहाँ पर, है ना। जो आपतित किरण है ना, यहाँ से आ रही है और इधर जा रही है, ठीक है। तो इसका मान यहाँ पर कितने हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तब वह किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब कोई किरण यहाँ से चली, ठीक है, जो अभिलंब है, अभिलंब से ये उसी दिशा में वापस लौट रही है। जैसे कि मान लो ये, है ना, तो ये उसी दिशा में वापस लौट गई है, तो इसे क्या बोल दिया, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, ठीक है। जैसे कि आपने रिफ्लेक्शन लाइट में देखा होगा, है ना, कोई प्रकाश किरण है, जैसे कि लेजर लाइट होती है, उसको उसको लेजर लाइट से ऐसे यहाँ से प्रकाश डाला जाता है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसी प्रकार ये प्रकाश का रिफ्लेक्शन बन होता है। इसको आगे और अच्छे तरीके से समझा दूंगा मैं, ठीक है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ये, है ना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। क्रांतिक कोण हो गया आपका, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होने वाली घटनाएं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है, जैसे कि हीरे का चमकना। हीरा कैसे चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के पश्चात ही हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। कांच का चटका हुआ जो आपका गिलास होता है, कांच का वो टूट जाता है तो उसका बीच का भाग वो चमकीला दिखाई देता है, उसका कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पानी में पड़ी हुई परत नली चमकीली दिखाई देना, है ना, ये भी किसके कारण होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होगा। प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर, है ना, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक है। रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देना, जो गर्मी के टाइम में रेगिस्तान में आपने देखा होगा कि कुछ जो गर्मी के कारण वो पानी भरा हुआ दिखाई देता है, ऐसे कि, है ना, हिरण को, है ना, तो वो मरीचिका दिखाई देना, ये भी किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। रेगिस्तान में पेड़ पौधों व वस्तुओं के प्रतिबिंब उल्टे दिखाई देना। शरीर के अंगों को देखने के लिए, ठीक है, शरीर के अंगों को देखने के लिए उपयुक्त तकनीक एंड्रोस्कोपी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही आधारित होते हैं, ठीक है। अपन अब अगले क्लास में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।